एपिसोड 6 भूत या धोखा। आर्यन खिड़की के सामने खड़ा था। फोन की स्क्रीन अब भी उसके हाथ में थी। फ्रॉम nanaitajlegacy.com द गेम इजंट ओवर। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और हर गिरती बूंद के साथ उसका शक गहराता जा रहा था। नैना मर चुकी थी। उसने खुद उसे अपनी बाहों में आखिरी सांस लेते देखा था। फिर ये मेल किसने भेजा? चौहान कमरे में आया। आर्यन, हमें साइबर टीम को देना होगा ये ईमेल। आर्यन ने कहा, नहीं, अगर ये किसी हैकर ने भेजा तो उसका मकसद डर फैलाना है। लेकिन अगर ये सच है। वो रुक गया। चौहान ने पूछा, अगर ये सच है तो? आर्यन बोला, तो कोई खेल हमें भीतर से हिला रहा है। अगले दिन आर्यन ताजमहल ग्रुप के नए हेड ऑफिस पहुंचा। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी। सबकी निगाहें उस पर थीं। सर, इंटरनेशनल ऑडिट टीम आपकी अपॉइंटमेंट चाहती है, सेक्रेटरी ने कहा। आर्यन ने फाइल साइन की, लेकिन मन कहीं और था, उस ईमेल पर। उसी वक्त मोबाइल बजा, प्राइवेट नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। आर्यन, अब सब खत्म नहीं हुआ। आर्यन की सांसें रुक गईं। नैना। कॉल कट गया। स्क्रीन पर बस एक लोकेशन दिखी, मरीन ड्राइव, 9 बजे रात। रात होते ही वो अकेला निकला। मुंबई की भीगी सड़कों पर गाड़ियां भाग रही थीं। वो दीवार के पास खड़ा हुआ, वही जगह जहां बचपन में वो मां के साथ चाय पीने आया करता था। हवा में नमक और रहस्य दोनों थे। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा। एक औरत काले ट्रेंच कोट में खड़ी थी, चेहरा आधा ढका हुआ। तुम? उसने पूछा। औरत ने धीरे से कपड़ा हटाया। वही आंखें, वही चेहरा। नैना। आर्यन के होंठ खुले रह गए। पर तू मरी थी? नैना ने धीमे से कहा। मरी थी या मरने का नाटक किया गया? आर्यन चौंक गया। किसने? जिसने हमें एक दूसरे से लड़वाया। राजेश के बाद भी वो खेल खत्म नहीं हुआ। आर्यन, असली मास्टरमाइंड कोई और है। राजेश तो बस मोहरा था। आर्यन ने कहा, तूने ये मेल भेजा? हाँ, ताकि तू मुझसे मिले। अब वक्त है सच्चाई के अगले पन्ने खोलने का। उसने उसे एक पेन ड्राइव दी। इसमें वो सब है जो ताजमहल ग्रुप के असली मालिकों ने छिपाया था। आर्यन ने पूछा, असली मालिक? मतलब हमारे पिता नहीं थे? नैना ने कहा, विक्रम ने कंपनी बनाई थी, पर पैसे किसी और ने दिए थे, एक छिपे हुए इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने, जो अब ग्लोबल माफिया बन चुका है। राजेश ने उनके लिए काम किया और अब वो तेरे पीछे हैं। आर्यन ने कहा, तो तू उनके लिए जासूसी कर रही थी? नैना की आंखें नम थीं। शुरू में हाँ, लेकिन जब मुझे सच्चाई समझ आई तब मैंने धोखा दिया और उन्होंने मुझे मरवा दिया। मैं बच गई, पर सबको लगा कि मर गई हूं। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर शक भी। अगर तू फिर से झूठ बोल रही है तो? नैना ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, तू मेरे खून को पहचानता है। मैं तेरा डर नहीं, तेरी परछाई हूं। दोनों कुछ पल खामोश रहे। तभी नैना ने कहा, कल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, वहां एक आदमी आएगा, एडवर्ड ब्लैकवेल। वही असली मालिकों में से एक है। उसके पास हमारे पिता की मौत के असली कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। अगर वो दस्तावेज बाहर आया तो ताज ग्रुप खत्म हो जाएगा। आर्यन ने कहा, तो मुझे क्या करना है? उससे पहले हमें ब्लैकवेल के अकाउंट तक पहुंचना होगा। वो सीक्रेट सर्वर इंडिया में नहीं, दुबई में है। हमें उसके सिस्टम को हैक करना होगा। आर्यन हंसा, तू समझती है मैं हैकर हूं? नैना बोली, तू राजवंश है जो चाहे कर सकता है। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है, पर अगर ये जाल है तो याद रख, मैं अब भरोसा नहीं करता। नैना ने ठंडी मुस्कान दी। कभी कभी जाल में फंसना ही जीत का रास्ता होता है। अगली रात दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर थे। फेक पासपोर्ट, नकली पहचान और असली डर। प्लेन में बैठते वक्त नैना ने खिड़की से बाहर देखा। राजेश सोचता था कि उसने खेल जीत लिया, लेकिन असली खिलाड़ी तो अब शुरू हुआ है। आर्यन ने पूछा, अगर हम पकड़े गए तो? नैना ने कहा, तो इतिहास दोहराएगा, पर इस बार जीत हमारी होगी। दुबई की रोशनी दूर चमक रही थी। प्लेन के उतरते ही दोनों ने फोन ऑन किया। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आया। ब्लैकवेल ने तुम्हारे नाम की लिस्ट में एंट्री की है, प्रायोरिटी टारगेट। आर्यन ने नैना की तरफ देखा। मतलब वो जानता है कि हम आ रहे हैं? नैना ने कहा, अब भागने का नहीं, सामना करने का वक्त है। तभी पीछे से एक आवाज आई, वेलकम टू दुबई मिस्टर और मिसेस राजवंश।
दोनों पलटे। सामने खड़ा था ब्लैक सूट पहने एक आदमी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में ठंडा सन्नाटा। उसने कहा, तुम दोनों मेरे पास खुद आए। अब खेल खत्म होगा मेरे तरीके से। एपिसोड 7, दुबई कनेक्शन। दुबई की रात किसी चमकते सोने की तरह थी। ऊपर से खूबसूरत, भीतर से खतरनाक। आर्यन और नैना एयरपोर्ट से बाहर निकले। सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उनका नाम लेकर कहा था, वेलकम टू दुबई। उसके पीछे दो काले एसयूवी खड़े थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में शिकार की ठंडक। उसने कहा, मेरा नाम सैमुअल है, मिस्टर ब्लैकवेल का खास आदमी। आपको हमारे बॉस से मिलना है। आर्यन ने नैना की ओर देखा। उसने धीमे से सिर हिलाया। चलो। एसयूवी के अंदर बैठते ही सन्नाटा छा गया। बाहर शहर की रोशनी भाग रही थी, लेकिन अंदर हवा भारी थी। सैमुअल ने बिना मुड़े कहा, ब्लैकवेल, आपका इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रहे, वो किसी को दूसरा मौका नहीं देते। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। आधे घंटे बाद गाड़ी एक ऊंची बिल्डिंग के सामने रुकी। ब्लैकवेल इंडस्ट्रीज, दुबई। अंदर दाखिल होते ही हर जगह सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड थे। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो दोनों 70वीं मंजिल पर पहुंचे। ब्लैक ग्लास की दीवारों के बीच बैठा था एडवर्ड ब्लैकवेल। गोरा चेहरा, नीली आंखें और ठंडी मुस्कान। सो राजवंश साम्राज्य के वारिसों ने आखिरकार सामने आने का फैसला किया। उसने धीमे अंग्रेजी लहजे में कहा। आर्यन ने कहा, हम सच्चाई चाहते हैं। ब्लैकवेल हंसा। ट्रुथ इन बिजनेस, ट्रूथ इज व्हाट पेज द मोस्ट। उसने मेज पर एक फाइल फेंकी। ये रहा तुम्हारे पिता का असली कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने ताजमहल ग्रुप शुरू किया, लेकिन पैसे मेरे नेटवर्क से लिए थे। उनके पास सिर्फ नाम था, ताकत नहीं। आर्यन ने फाइल उठाई। हर पेज पर विक्रम राजवंश के साइन थे, पर आखिरी पेज पर किसी और के हस्ताक्षर थे, एडवर्ड ब्लैकवेल। नैना बोली, तुमने हमारे पिता का इस्तेमाल किया। ब्लैकवेल बोला, वो भी तो अपनी विरासत के लिए झूठ बोले थे। राजवंश सिर्फ एक नाम था, असली मालिक मैं हूं। आर्यन ने कहा, अगर ऐसा है तो तुमने राजेश को क्यों इस्तेमाल किया? ब्लैकवेल मुस्कुराया, क्योंकि भारत में ताकत नाम से मिलती है, और जब वो नाम मेरे अधीन होता है तो साम्राज्य अमर हो जाता है। तुम्हारे पिता ने इनकार किया, इसीलिए मरे। आर्यन की आंखों में गुस्सा था। और अब तुम सोचते हो हम झुक जाएंगे? ब्लैकवेल ने आगे झुकते हुए कहा, नहीं, तुम झुकोगे नहीं, बिक जाओगे। उसने स्क्रीन पर एक डील दिखाई। मेरे साथ साइन करो, ताजमहल ग्रुप मेरे नाम करो, और बदले में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे पिता कभी नहीं पा सके, अमर ताकत। नैना बोली, हम किसी सौदे में नहीं हैं। ब्लैकवेल ने ठंडी हंसी हंसी। सौदे में हर कोई होता है, बस कुछ को कीमत पता नहीं होती। उसने रिमोट दबाया और स्क्रीन पर विक्रम राजवंश की मौत की असली वीडियो फुटेज चली। ब्लैकवेल की टीम ने प्लेन ब्लास्ट करवाया था। आर्यन के चेहरे पर सदमा उतर आया। अब बताओ, बदला चाहिए या साम्राज्य? ब्लैकवेल ने पूछा। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, और उसी पल उसने मेज पर रखा ग्लास ब्लैकवेल की तरफ फेंका। गार्ड्स दौड़े, लेकिन नैना ने सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम हैक कर दिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई। दोनों भागे। पीछे गोलियों की आवाजें। सैमुअल ने पीछा किया। आर्यन और नैना 70वीं मंजिल की बालकनी तक पहुंचे। नीचे नियॉन लाइटों में डूबा शहर। नैना ने कहा, यहां से छलांग लगाई तो मरेंगे। आर्यन बोला, पर रुकना मौत से भी बदतर होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और रेलिंग से छलांग लगा दी। नीचे एक स्विमिंग पूल, पानी छिटका, और अंधेरे में दोनों गायब हो गए। ब्लैकवेल ऊपर बालकनी पर आया, हंसा, लेट देम रन, द गेम हैज जस्ट बिगन। अगली सुबह दुबई की एक पुरानी बिल्डिंग में आर्यन आंखें खोली। नैना पास थी, उसके कंधे पर पट्टी बंधी। हम बच गए, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, ब्लैकवेल का नेटवर्क? नैना ने टैबलेट खोला। मैंने उसकी एक फाइल कॉपी की थी। इसमें उस माफिया ग्रुप का डेटा है, प्रोजेक्ट महाराजा। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, इंटरनेशनल ब्लड लाइन नेटवर्क है। हमारे पिता उस ग्रुप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने कहा, मतलब ताजमहल ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक नकाब था। नैना बोली, और
अब वो नकाब उतारना हमारे हाथ में है। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर सैमुअल खड़ा था, बंदूक लिए। ब्लैकवेल ने कहा था, अगर तुम मरे नहीं तो तुम्हें जिंदा पकड़ो। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, तो पकड़ ले। सैमुअल ने गोली चलाई, लेकिन आर्यन झुक गया। नैना ने पास की ग्लास बोतल फेंकी, सैमुअल गिरा। आर्यन ने उसका हथियार छीन लिया। ब्लैकवेल को बताना, राजवंश लौट आए हैं। सैमुअल की आंखों में डर था। आर्यन और नैना वहां से निकले। दूर आसमान में सूरज उग रहा था, लेकिन उनके लिए अब हर किरण एक चेतावनी थी। आर्यन ने कहा, अब अगला कदम। नैना बोली, भारत लौटना होगा। ब्लैकवेल का नेटवर्क वहीं खत्म होगा जहां यह शुरू हुआ था। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब इस खेल में या तो हम जिएंगे या सब कुछ खत्म करेंगे। दुबई की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और एक कार के पीछे लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ राजवंश साम्राज्य। ब्लैकवेल की निगाहें स्क्रीन पर थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, भारत, ठीक है, अब शिकार अपने घर में होगा। एपिसोड 8, राजवंश की वापसी। मुंबई एयरपोर्ट की ठंडी हवा में जब प्लेन उतरा, आर्यन की निगाहें बादलों से हटकर शहर की भीड़ पर टिक गईं। वही शहर जिसने उसे झुग्गी में जन्म लेते देखा था, अब उसके लौटने का गवाह बनने वाला था। इस बार वो वारिस बनकर लौटा था, लेकिन खून से भी ज्यादा भारी बोझ लेकर। नैना उसके बगल में थी, चेहरे पर थकान और आंखों में दृढ़ता। ब्लैकवेल को लगता है कि उसने हमें यहां बुलाकर फंसा लिया है, लेकिन इस बार हम जाल बुनेंगे। आर्यन ने धीमे से कहा, इस बार उसका ताज टूटेगा। दोनों सीधा चौहान के सेफ हाउस पहुंचे। वहां दीवारों पर ताजमहल ग्रुप के पुराने चार्ट, फाइलें और नक्शे फैले थे। चौहान ने राहत की सांस ली। तुम दोनों जिंदा देखकर यकीन नहीं हो रहा? आर्यन ने पूछा। भारत में हालात? चौहान बोला, ब्लैकवेल ने यहां भी अपने लोग भेज दिए हैं। राजेश के पुराने पार्टनर्स अब उसके साथ हैं। वो प्रोजेक्ट महाराजा को लॉन्च करने वाले हैं, एक इंटरनेशनल फंड जो भारत के बड़े बिजनेस हाउसों को खरीदने वाला है। नैना ने कहा, मतलब वही माफिया अब देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करेगा। आर्यन ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, ये ताज किसी और के नाम नहीं होगा। चौहान ने उन्हें एक फाइल दी। ये रहे वो नाम जो ब्लैकवेल के नेटवर्क में है। उनमें से एक नाम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा झटका होगा। आर्यन ने फाइल खोली और चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य मल्होत्रा? चौहान ने सिर हिलाया। हाँ, वही जिसने पहले राजेश के लिए काम किया, फिर खुद का नेटवर्क बनाया। अब वो ब्लैकवेल के साथ पार्टनर है। आर्यन की आंखों में पुरानी नफरत लौट आई। इस बार वो बचा नहीं रहेगा। रात को मुंबई की सड़कों पर बारिश फिर शुरू हो गई थी। आर्यन और नैना कार में बैठे थे, सामने आदित्य का पेंट हाउस। आर्यन बोला, याद है जब पहली बार मैंने ताज ग्रुप का नाम सुना था तो लगा था सपनों का नाम है। आज उसी नाम के पीछे बस खून है। नैना बोली, और वही खून इस बार ताकत बनेगा। दोनों ने बिल्डिंग में प्रवेश किया। सिक्योरिटी हैक करना नैना का काम था। कुछ मिनटों में वो अंदर थे। ऊपर की मंजिल पर आदित्य किसी कॉल में था। हाँ ब्लैकवेल, सब तैयार है। राजवंश भाई बहन अब दुबई की रेत में गुम होंगे। तभी पीछे से आवाज आई, लेकिन हम तो लौट आए। आदित्य पलटा। आर्यन सामने खड़ा था, चेहरे पर वही गुस्सा, वही इरादा। तू कैसे बचा? आर्यन ने जवाब दिया, जिंदगी ने सिखाया है कि जो सच के लिए लड़े उसे मौत भी रोक नहीं पाती। आदित्य ने ठंडी मुस्कान दी। तू सोचता है मुझे मारकर खेल खत्म हो जाएगा? असली खिलाड़ी ब्लैकवेल है। आर्यन बोला, मुझे पता है, लेकिन पहले उसके प्यादों से हिसाब होगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई। नैना ने सिस्टम से सर्वर हैक किया, जहां से प्रोजेक्ट महाराजा का पूरा डेटा डाउनलोड हो रहा था। आदित्य ने बंदूक निकाली, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा। बंदूक गिर गई। उसने आदित्य का कॉलर पकड़ा। क्यों किया तूने ये? आदित्य हाँफते हुए बोला, पैसे के लिए नहीं, ताकत के लिए। विक्रम से जलता था मैं, और अब तुझसे। आर्यन ने धीरे से कहा, तूने गलत खून को ललकारा है। उसने मुक्का मारा। आदित्य गिर पड़ा। नैना ने कहा, डाउनलोड पूरा हुआ। आर्यन ने फाइल ली और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, नीचे विस्फोट हुआ। पूरा पेंट हाउस आग में झुलस गया। बाहर खड़े लोग चिल्ला रहे थे। नैना ने कहा,
वो खुद को खत्म कर गया। आर्यन बोला, या किसी ने उसे खत्म किया। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर और मैसेज, गेम रीसेट, वेलकम होम। आर्यन ने नैना की ओर देखा। ब्लैकवेल ने भारत में अपना जाल फैला दिया है। नैना ने कहा, अब हमें उसके ही अड्डे तक जाना होगा। चौहान उनके पास आया। एक और नाम है ब्लैकवेल का भारतीय पार्टनर, जो सब कुछ संभाल रहा है। उसने फोटो दिखाई, एक आदमी सूट में, चेहरा जाना पहचाना। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये चौहान, ये तो। चौहान ने धीरे से कहा, हाँ, ये मैं ही हूं। आर्यन और नैना दोनों जमे रह गए। चौहान की मुस्कान बदल चुकी थी। विक्रम ने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए मैंने खेल पलटा। अब तुम दोनों मेरे रास्ते में नहीं आओगे। उसने बंदूक उठाई। तुम्हारे पिता ने ताज बनाया, लेकिन मैं उसे अमर बनाऊंगा, अपने नाम से। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तू उनके वकील नहीं, गद्दार था। चौहान बोला, गद्दार नहीं, विजेता। तभी गोली चली। आवाज गूंजी, लेकिन किसने चलाई, कोई नहीं जान पाया। चौहान जमीन पर गिरा और आर्यन के हाथ में बंदूक थी। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। नैना ने धीमे से कहा, खेल अब खत्म होगा। आर्यन बोला, नहीं, अब शुरू होगा असली युद्ध, ताज के ताज के लिए। पीछे पुलिस की सायरन की आवाज आई और स्क्रीन पर ब्लैकवेल का नया वीडियो उभरा। वेलकम टू राउंड 2 मिस्टर राजवंश, एपिसोड 9, रक्त का ताज। मुंबई की सुबह खून सी लाल थी। सूरज शहर पर उगा जरूर था, लेकिन आर्यन की आंखों में अब भी रात की आग जल रही थी। चौहान का शरीर उसके सामने पड़ा था। वो आदमी जिसने उसके पिता की कसम खाकर उसे बचाने का वादा किया था, वही आज गद्दार निकला। नैना ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, पुलिस कभी भी आ सकती है। आर्यन ने चौहान की जेब से एक छोटा कार्ड उठाया। उस पर उभरा था द रेड क्राउन सोसाइटी। उसने कहा, यही ब्लैकवेल का असली नेटवर्क है। दोनों बाहर निकले, भीड़ में खो गए। अब उनका ठिकाना बदलना जरूरी था। एक पुरानी गोदाम में शरण लेकर नैना ने सिस्टम खोला। ये कार्ड एक सिक्योरिटी की तरह है। इसमें एक क्यूआर कोड है जो लोकेशन से लिंक करता है। उसने स्कैन किया। स्क्रीन पर मैप उभरा, दिल्ली, द इंपीरियल होटल। आर्यन बोला, ब्लैकवेल अब भारत में है। दोपहर तक दोनों दिल्ली पहुंच गए। होटल के बाहर आलीशान गाड़ियां, विदेशी सिक्योरिटी, और अंदर हो रही थी रेड क्राउन इन्वेस्टर्स समिट। वो वही प्रोजेक्ट था जिसे ब्लैकवेल प्रोजेक्ट महाराजा कहता था। नैना ने कहा, हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो उसके सामने जाकर उसे बेनकाब करें, या हमेशा के लिए गायब हो जाएं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, राजवंश गायब नहीं होते। होटल की ऊपरी मंजिल पर ब्लैकवेल खड़ा था, प्रेस और पॉलिटिशियनों से घिरा। उसके पीछे ताजमहल ग्रुप का लोगो था, पर अब उस पर एक नई लाइन जुड़ी थी, ए ब्लैकवेल कॉरपोरेशन अलायंस। आर्यन ने उसे दूर से देखा और धीरे से कहा, वो मेरे पिता की विरासत पर अपना नाम लिख रहा है। नैना बोली, हमें लाइव कैमरे के सामने सच्चाई दिखानी होगी। आर्यन ने अपने फोन से होटल के नेटवर्क में लॉग इन किया। नैना ने हैक शुरू की। स्क्रीन पर फाइल अपलोड हो रही थी, चौहान के लैपटॉप से मिली सारी जानकारी। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजा। ब्लैकवेल ने माइक उठाया, हमारे बीच कुछ गद्दार हैं। उसने नीचे भीड़ में नजर दौड़ाई। उसकी नजर सीधे आर्यन पर पड़ी। आ मिस्टर राजवंश, फाइनली, ब्लैकवेल ने मुस्कुराकर कहा। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स आ गए। आर्यन ने फाइल का अपलोड बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा, 97% पूरा हुआ। ब्लैकवेल ने कहा, तू समझता है सच्चाई जीत जाएगी? सच्चाई तो मैं खरीद लेता हूं। आर्यन बोला, पैसे से खरीदी हुई सच्चाई झूठ होती है। उसने टेबल से एक लैपटॉप उठाया और जमीन पर पटका। सब कुछ बंद हो गया। ब्लैकवेल ने गुस्से में पिस्टल निकाली। मैंने तेरे पिता को मारा क्योंकि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अब तू भी वही गलती करने जा रहा है। नैना ने पीछे से एक फ्लैश ड्राइव ब्लैकवेल के सर्वर में डाली। स्क्रीन फिर ऑन हुई और सारी प्रेस के सामने वीडियो चला। उसमें ब्लैकवेल और राजेश का सीक्रेट मीटिंग था, कैसे उन्होंने विक्रम की हत्या की योजना बनाई थी। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मीडिया चिल्लाने लगी, ब्लैकवेल मर्डर केस में फंसा। ब्लैकवेल ने गोली चलाई, लेकिन आर्यन झुक गया। गोली नैना के कंधे को छूती हुई निकल गई। उसने दर्द सहते हुए कहा,
अपलोड पूरा हो गया। स्क्रीन पर लिखा 100% सफल। ब्लैकवेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अंदर आ चुकी थी। आर्यन ने बंदूक उठाई। अब भाग कहाँ जाएगा? ब्लैकवेल ने हंसते हुए कहा, तू सोचता है मैं अकेला हूं? द रेड क्राउन कभी खत्म नहीं होता। और उसी पल होटल की बिल्डिंग में विस्फोट हुआ। चारों तरफ धुआं और शोर। आर्यन ने नैना का हाथ पकड़ा, उसे बाहर खींचा, लेकिन बाहर सड़क पर ब्लैकवेल की कार पहले से तैयार थी। वो भाग निकला। पुलिस पीछे दौड़ी, लेकिन आर्यन की नजर सिर्फ एक बात पर थी। अब ये लड़ाई सीमा पार जाएगी। रात को सेफ हाउस में नैना का इलाज चल रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या तू सच में ये सब खत्म कर पाएगा? आर्यन ने उसके माथे पर पट्टी रखते हुए कहा, अगर मेरे पिता की मौत झूठ से लिखी गई थी, तो मैं उसकी स्याही सच्चाई से मिटाऊंगा। तभी चौहान के पुराने फोन से एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर ब्लैकवेल था, खून से सना चेहरा, लेकिन मुस्कुराहट वहीं थी। गुड शो, आर्यन। अब खेल इंटरनेशनल होगा। मैं तुझे यूरोप बुला रहा हूं। या तो तू आएगा, या मैं तेरा नाम मिटा दूंगा। कॉल कट गया। स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ। कोऑर्डिनेट्स, पेरिस, फ्रांस। आर्यन ने धीरे से कहा, अब ताज की लड़ाई महाद्वीप पार करेगी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, राजवंश सिर्फ भारत का नाम नहीं, अब एक मिशन है। आर्यन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर रात थी, पर उसकी आंखों में सुबह का उजाला था। अब ये लड़ाई आखिरी होगी, और ताज मेरा होगा, मेरे पिता के नाम पर। एपिसोड 10, पेरिस का जाल। पेरिस की ठंडी हवा में जब आर्यन ने पहला कदम रखा, उसके दिल में आग और भी तेज जल उठी। शहर के ऊपर चमकता आईफिल टावर उसे याद दिला रहा था कि ताकत दिखने में खूबसूरत हो सकती है, लेकिन भीतर से जहरीली होती है। नैना के कंधे पर अब भी पट्टी बंधी थी, पर उसका हौसला वैसा ही था। उसने कहा, ब्लैकवेल को लगता है कि उसने हमें यहां बुलाकर फंसा लिया है, लेकिन इस बार हम जाल बुनेंगे। आर्यन ने धीमे से कहा, इस बार उसका ताज टूटेगा। दोनों सीधे पहुंचे। लक्रेट टावर, पेरिस की सबसे ऊंची प्राइवेट बिल्डिंग, जहां ब्लैकवेल ने अपने ग्लोबल ऑपरेशन बेस बनाया था। बाहर सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स और अंदर एक कॉरपोरेट मुखौटा, दी रेड क्राउन हेडक्वार्टर्स। नैना ने अपने टैबलेट से हैक शुरू किया। अगर ये कोड सही चला, तो हमें उसके मेन सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। पापा, आज तुम्हारे हत्यारे का अंत शुरू होगा। रात के 12 बजे दोनों बिल्डिंग में दाखिल हुए। हर मंजिल पर कैमरे, सेंसर और गार्ड्स। आर्यन ने अपने पिता की दी हुई पुरानी घड़ी उतारी। उसके पीछे एक छोटा चिप लगा था। ये विक्रम राजवंश की घड़ी है, और इसमें वही मास्टर की है जो ब्लैकवेल के सिस्टम को लॉक कर सकती है। नैना ने घड़ी को स्कैनर के सामने लगाया। दरवाजा खुल गया। अंदर की लैब में मशीनें गूंज रही थीं। बीच में एक बड़ा सर्वर टेबल, उस पर ब्लैकवेल का चेहरा लाइव स्क्रीन पर दिखा। वेलकम माय हियर्स। तुम आए, मुझे पता था। आर्यन ने कहा, इस बार तू छिपेगा नहीं। ब्लैकवेल बोला, तू मुझसे नहीं, अपने पिता की बनाई दुनिया से लड़ रहा है। ताजमहल ग्रुप एक अपराध था, एक मुखौटा जिससे मैं दुनिया चलाता हूं। आर्यन ने कहा, झूठ। ब्लैकवेल ने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। विक्रम राजवंश बैठा था और उसने कहा, मैं जानता हूं ब्लैकवेल कौन है। मैं उसके लिए ये कंपनी बना रहा हूं। आर्यन की सांसें रुक गईं। नैना बोली, ये फर्जी है। ब्लैकवेल मुस्कुराया, नहीं, ये असली है। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ सौदा किया था, पर जब उन्होंने मुकरने की कोशिश की, मैंने उन्हें मिटा दिया। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। अगर उन्होंने तेरा साथ दिया भी था, तो वो मजबूरी थी, डर नहीं। उसने ब्लैकवेल के सर्वर में वायर्स फाइल डाल दी। अलार्म बज उठा। ब्लैकवेल चिल्लाया, व्हाट हैव यू डन? आर्यन बोला, तेरा साम्राज्य अब ढहने वाला है। सर्वर ओवरलोड हो गया। स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। ब्लैकवेल के सिस्टम में विस्फोट हुआ और पूरी इमारत में लाइट चली गई। गार्ड्स ने गोलियां चलाईं। आर्यन ने नैना को पकड़कर नीचे की ओर भागा। फर्श हिल रहा था, ग्लास टूट रहे थे। नीचे सड़क पर अफरा तफरी। बाहर निकलकर दोनों कार में बैठे। नैना ने कहा, हमने उसका नेटवर्क गिरा दिया, लेकिन ब्लैकवेल खुद नहीं मरा। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, आई नेवर डाई, सी यू एट द क्राउन समिट, लंदन।
आर्यन ने धीरे से कहा, अब अगला मोर्चा लंदन होगा। नैना बोली, लेकिन ये मेल कैसे आया? उसका सिस्टम तो हमने नष्ट कर दिया था। आर्यन ने फोन की स्क्रीन पर झूम किया। सेंडर एड्रेस था vikram@tajlegacy.com। दोनों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। पापा, आर्यन ने फुसफुसाया। नैना ने कहा, ये मजाक नहीं हो सकता। विक्रम राजवंश मरे हुए हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, या शायद हमने कभी देखा ही नहीं कि वो सच में मरे थे। कार की खिड़की से बाहर हवा तेज चल रही थी। पेरिस की रोशनी उनके पीछे धुंधला रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नया डर चमक रहा था। अगर विक्रम जिंदा है, तो ब्लैकवेल कौन है? एपिसोड 11, विक्रम की वापसी। लंदन की ठंडी हवा में आर्यन की आंखें अब किसी और दुनिया में झांक रही थीं। पीछे पेरिस की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान अब भी चल रहा था। अगर पापा जिंदा हैं, तो ब्लैकवेल कौन है? नैना उसके बगल में बैठी थी, खिड़की से लंदन ब्रिज को देखती हुई बोली, हम जो देखने जा रहे हैं, वो शायद हमें तोड़ देगा आर्यन। उसने धीरे से कहा, या हमें पूरा बना देगा। दोनों सीधा पहुंचे द क्राउन समिट के वेन्यू पर, लंदन का सबसे बड़ा बिजनेस मीटिंग हॉल, जहां दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स मौजूद थे। चारों तरफ सिक्योरिटी, कैमरे और लाल कालीन। पोस्टर पर लिखा था, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल लेगेसी, और उसके नीचे तस्वीर थी एडवर्ड ब्लैकवेल की, मुस्कुराते हुए। आर्यन ने भीड़ में नजर दौड़ाई। उसके कानों में हर आवाज फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अचानक पीछे से किसी ने धीमे से कहा, वेलकम बैक आर्यन। वो पलटा और उसके सामने खड़ा था ब्लैकवेल खुद, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैं जानता था तू आएगा, आर्यन ने कहा। मैं जवाब लेने आया हूं, विक्रम राजवंश का सच। ब्लैकवेल ने मुस्कुराकर कहा, तू जिस सच की तलाश में है, वो तेरे भीतर ही है। फिर उसने जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, अगर अपने पिता को देखना चाहता है, तो आज रात बकिंघम डॉक पर आना। आर्यन कुछ कह पाता, उससे पहले ब्लैकवेल भीड़ में गायब हो गया। रात ढलते ही दोनों वहां पहुंचे। समुद्र के किनारे पुराना डॉक, चारों तरफ धुंध और सन्नाटा। पानी की लहरों में शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। तभी एक कार वहां आकर रुकी। उसके अंदर से कोई निकला, लंबा सादा सूट पहने, और जैसे ही वो रोशनी में आया, आर्यन के कदम रुक गए। पापा, उसके मुंह से शब्द निकले जैसे वक्त थम गया हो। विक्रम राजवंश सामने खड़े थे, जिंदा लेकिन थके हुए। चेहरे पर उम्र की लकीरें, पर निगाहें वहीं तेज थीं। तू बड़ा हो गया है आर्यन। आर्यन का दिल धड़क उठा। आप जिंदा हैं? विक्रम ने सिर झुकाया। जिंदा नहीं, छिपा हुआ था। दुनिया को मेरी मौत चाहिए थी, ताकि सच्चाई जिंदा रहे। आर्यन ने कहा, कौन सी सच्चाई? विक्रम बोला, ब्लैकवेल सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिस्टम है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को चलाता है। मैं उस सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन मैंने उससे मुंह मोड़ लिया। तब उन्होंने मेरा अंत तय किया, और चौहान, राजेश सब मोहरे थे। नैना ने गुस्से से कहा, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? विक्रम ने कहा, क्योंकि अगर तुम जान जाते, तो वो तुम्हें भी मिटा देते। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अब जब सच सामने है, तो हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं। विक्रम ने कहा, नहीं आर्यन, ब्लैकवेल सिर्फ एक इंसान नहीं, एक छाया है। अगर उसे खत्म करना है, तो उसकी जड़ों तक जाना होगा, और वो जड़ें भारत में हैं, ताज ग्रुप की पहली जमीन में। आर्यन ने कहा, तो चलिए वापस चलते हैं। विक्रम ने उसे रोका, नहीं, अब मैं नहीं लौट सकता। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन तू कर सकता है जो मैं नहीं कर सका। ताज को पवित्र बना। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। ब्लैकवेल फिर दिखाई दिया, हाथ में बंदूक। भावनात्मक दृश्य खत्म हुआ? उसने हंसते हुए कहा, तू सोचता है मैं उन्हें यहां लाऊंगा और खुद नहीं आऊंगा? उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली आर्यन की नहीं, विक्रम की छाती में लगी। पापा! आर्यन चिल्लाया, दौड़ा, लेकिन विक्रम मुस्कुराए। अब ताज तेरा है। और उनकी आंखें बंद हो गईं। ब्लैकवेल भागने लगा। आर्यन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो अंधेरे में गायब हो गया। नैना ने आर्यन को संभाला। आर्यन, हमें चलना होगा।
आर्यन ने विक्रम के खून से भीगे हाथों को पकड़ा और बोला, अब ताज सिर्फ नाम नहीं रहेगा, बदला बनेगा। दूर पुलिस सायरन की आवाज गूंज रही थी और हवा में सिर्फ एक वादा तैर रहा था, अब ब्लैकवेल बचेगा नहीं। एपिसोड 12, खून की विरासत। नैना की आहट, विक्रम की आखिरी मुस्कान और लंदन की उस रात ने आर्यन के भीतर कुछ टूटने के साथ साथ एक नया सिक्का खड़ा, बदले का ठोस इरादा। उसने अपने पिता की लाश को देखा, उसके हाथ खून से सने थे, पर आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी। यह विरासत उसने सिर्फ नाम के लिए नहीं पाई थी, बल्कि उसे न्याय के लिए बदलना था। वह बैठा नहीं। उसी रात, मासूम सी रात में उसने फैसला किया, अब कोई छोटा कदम नहीं, खुली लड़ाई होगी। चौहान का फोन बंद था। दुबई से मैसेज आया कि ब्लैकवेल का नेटवर्क अब और थकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन अब आर्यन कोई बच्चा नहीं था जो अकेले चिल्ला दे। उसने एक योजना बनाई जो बिल्कुल रफ और सटीक थी। वह पहले लोगों को जुटाने गया, इंडिया में बची हुई कुछ सच्ची तासीर वाले लोगों को, उन्हें जो विक्रम के साथ खाड़ी आए थे और जिनकी आत्माएं अब ताज की लड़ाई में जल रही थीं। पहला कदम था मीडिया को अपने पक्ष में करना, पर मीडिया अब बिक चुकी थी। इसीलिए उसने पुरानी छोटी छोटी न्यूज ब्लॉग्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स से शुरुआत की, उन लोगों से जो ब्लैकवेल और रेड क्राउन के नक्शे में नहीं थे। उसने सबूत टुकड़ों में लीक किए, ब्रेक पॉइंट्स, ताकि मीडिया उन टुकड़ों को जोड़ सके और बड़ा सरप्राइज बन सके। दूसरा कदम था सरकार के अंदर काम करने वाले एक ईमानदार अधिकारी तक पहुंचना। उसी रात एक खास मीटिंग हुई, पुरानी छत के नीचे, आसपास बंद गली और बीच में एक पुराना टेबल जिस पर विक्रम की एक फोटो रखी थी। वहां मौजूद थे एक पत्रकार जसवंत, एक इन्फो हैकर रिया और दिल्ली में एक एटीएस ऑफिसर अजय शर्मा। अजय ने कहा, हमके पास लॉन्ग टर्म इंटेल चाहिए, नहीं तो यह सिर्फ शो बन के रह जाएगा। आर्यन ने कहा, मुझे ब्लैकवेल के भारतीय पैसों का फ्लो चाहिए, बैंक ट्रांजैक्शन, जिसे ब्लैकवेल ने छुपाया है। रिया ने स्क्रीन पर कुछ कोड छोड़े और बोली, मैं ब्लैकवेल के कुछ पैसों के पाथ दिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसका होस्टिंग सर्वर पकड़ना होगा। और वो मुंबई में नहीं रहे, वो ब्रिटिश इकाई में कई फेक कंपनियों के नाम से है। जसवंत ने कहा, हम इसे स्टेज वाइज करेंगे। पहला स्टेज लोकल मीडिया, दूसरा कानूनी नोटिस, तीसरा बोर्ड रूम केस। आर्यन ने सिर हिलाया, और बीच बीच में मैं ब्लैकवेल को टारगेट करूंगा, उसके नेटवर्क के छोटे मोहरे गिरेंगे ताकि बड़ा शेर असहज हो। अगले हफ्ते काम ताबड़तोड़ शुरू हुआ। रिया ने एक फिशिंग ऑपरेशन चलाया, जसवंत ने छोटे छोटे ब्लॉग्स में हौले हौले ट्रेंड चलाए और अजय ने बैक ऑफिस में कुछ खातों को फ्रीज करवा दिया। परिणाम दिखने लगा, छोटे जनरेशन के लोग सोशल पर सवाल उठा रहे थे और ब्लैकवेल की मीडिया टाइटन्स थोड़े थोड़े डिफेंस में आ गए। पर यही वह समय था जब आंतरिक दरारें दिखने लगीं। नैना का दिमाग भी भीतर कुछ छुपा रहा था। वो खुलकर पूरी तरह साथ निभा रही थी, पर उसकी आंखों में कभी कभी एक सन्नाटा आ जाता था, जैसे कोई पुराना डर फिर उठा हो। आर्यन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त नहीं था शक की, पर एक छोटे पल ने बाद में बड़ा धक्का दिया। एक रात जब टीम ने एक छोटी ऑपरेशन में ब्लैकवेल के इंडिया सप्लायर को पकड़ लिया, उस सप्लायर ने मुंह से एक नाम उगल दिया, चौहान। शब्द जैसे आग की तरह फैल गया। आर्यन के कानों में वही पुराना नाम तैर गया, चौहान। वही चौहान जिसने उसे बचाया, जिसने विक्रम के लिए लड़ने का वादा किया था। क्या वह फिर से वापसी कर रहा था? आर्यन को रोकना मुश्किल था। उसने उस सप्लायर से सख्ती से पूछताछ कराई। सप्लायर कांपते हुए बोला, नहीं सर, चौहान ने उसने खुद को बेचा नहीं, पर उसने ब्लैकवेल से एक बड़ा लेन देन क्लियर करवाया जब राजवंश की संपत्ति ट्रांसफर हो रही थी। उसने हमें यह करने को कहा कि कुछ फंड्स को प्रोटेक्टेड ट्रस्ट में शिफ्ट कर दो। मुझे बताया गया था कि वो ठीक करने वाला है। आर्यन का दिल तेज धड़क गया। चौहान फिर भी कहीं बीच में था। तभी अजय ने स्क्रीन पर कुछ और दिखाया। बैंक स्टेटमेंट्स में एक लिंक निकला जो सीधे एक सिंगापुर आधारित शेल कंपनी से जुड़ा था, और वही कंपनी के ड्राइवर अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी, रकम जिस पर चौहान की हस्ताक्षर पहचान मिली।
आर्यन के भीतर सब कुछ टकराया। क्या चौहान ने वास्तव में धोखा किया या कोई उसे फंसाने की योजना चला रहा था? उस रात आर्यन अकेले चला गया चौहान के पुराने ऑफिस की ओर। वहां अब खामोशी थी। वो दरवाजा खुलने वाली आवाज के साथ धुंधली रोशनी में दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ एक पुराने कैबिनेट पर झूलती घड़ी थी, वही घड़ी जिसका टुकड़ा उसने कभी मां से देखा था। तभी एक साया सामने आया। चौहान, तुम्हारे चेहरे पर वही उबाल है, चौहान ने कहा। तुमने क्या पाया? आर्यन ने बिना सोचे कहा, तुमने ब्लैकवेल के साथ डील की। क्यों? चौहान ने सर झुकाया। कहीं ना कहीं मुझे यह करना पड़ा था। विक्रम ने जो किया उसने मुझे तोड़ दिया था, पर मैंने यह कभी सत्ता के लिए नहीं किया। मैंने खुद को खेल में ऊपर रखने की कोशिश की ताकि तुम्हें बचा सकूं। आर्यन की आवाज कांपी। तुमने मेरे पिता को क्यों धोखा नहीं रोका? चौहान ने कहा, मैंने रोका, पर जब ब्लैकवेल ने धमकी दी कि अगर मैंने नहीं माना तो तुम्हें भी खत्म कर देंगे, मैंने समय जीतने के लिए कुछ कदम उठाए, पर मेरे हाथ साफ नहीं है। आर्यन ने कहा, तो तुमने कौन सा कदम उठाया? चौहान ने धीरे से कबूल किया, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की मदद की ताकि ब्लैकवेल का सामना संभव हो सके। पर एक चीज मैंने किया, मैंने तुम्हारे पिता की एक सीफ को सुरक्षित रखा था और सिर्फ एक व्यक्ति जानता है उस कोड को। आर्यन ने पूछा, कौन? चौहान की आंखों में चमक आई। मैंने तुम्हारी मां को भरोसा दिलाया था कि अगर कुछ हुआ तो वह तुम्हें बचाएगी, पर सच ये है वह केवल तुम्हें नहीं बचाना चाहती थी, वह किसी और को भी बचाने की कोशिश कर रही थी, और यही वजह थी कि उसने तुम्हें अलग रखा। आर्यन का मस्तक भारी हुआ। कौन और? चौहान ने फाइल खोली और अंदर से एक फोटो निकली। एक छोटा बॉलेंस्ड चेहरा, वही जो चिट्ठी में था, वही जो फोटो में बार बार दिखा। एक और बच्चा, एक और वारिस। चौहान ने धीरे से कहा, तुम अकेला नहीं हो आर्यन। खून की विरासत में एक और नाम छुपा हुआ था, और उस नाम ने अभी तक खुद को छिपा कर रखा हुआ है। तभी कमरे की लाइटें ब्लिंक हुई और एक खाली गन शॉट की गूंज ने सब कुछ थाम लिया। बाहर से कोई आवाज आई, किसी को भरोसा नहीं करना। और स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज उभरा, स्टॉप डिगिंग और एल्स द क्राउन विल टेक बैक व्हाट्स योर्स। आर्यन ने ठान लिया, अब चाहे जिसने भी कितनी गहरे जड़ें घेरा हो, वो सच उजागर करेगा। पर उसके मन में अब एक और सवाल था, दूसरा, वारिस कौन? और क्या वह दोस्त है या दुश्मन? एपिसोड 13, दूसरा वारिस। मुंबई की सुबह धुंध से भरी थी, लेकिन आर्यन के भीतर की धुंध उससे भी घनी थी। चौहान के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तुम अकेले नहीं हो आर्यन, खून की विरासत में एक और नाम छुपा है। ये वाक्य उसकी आत्मा को झकझोर गया था। वह हमेशा सोचता रहा कि ताज की लड़ाई बस उसके और ब्लैकवेल के बीच है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। कोई और था जो उसी खून का हिस्सा था और जिसने खुद को दुनिया से छिपा कर रखा था। नैना उसके बगल में बैठी थी, चेहरा गंभीर। तू सोच रहा है वही जो मैं सोच रही हूं? उसने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, अगर दूसरा वारिस है तो सवाल सिर्फ कौन नहीं क्यों का भी है। नैना बोली, शायद यही वजह थी कि विक्रम और मां ने तुझे छुपाया। दूसरा वारिस शायद ब्लैकवेल के कब्जे में था। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो वो अब ब्लैकवेल का हथियार होगा। उन्होंने चौहान की छोड़ी हुई फाइल खंगालनी शुरू की। उसमें कुछ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड थे, ताज हेरिटेज हॉस्पिटल 1999, और एक नाम, प्रोजेक्ट ट्विन लेगेसी। आर्यन ने फाइल पर हाथ फेरा। ट्विन मतलब जुड़वा? नैना की आंखें चौड़ी हो गईं। तू कहना चाहता है कि? आर्यन ने बीच में कहा, हाँ, मेरा एक जुड़वा भाई था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद नैना ने पूछा, लेकिन अगर वो जिंदा है तो अब तक छिपा क्यों रहा? आर्यन बोला, शायद इसलिए कि वो अपनी सच्चाई नहीं, अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने बंदूक निकाली, धीरे से खोला। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसने एक लिफाफा थमाया और भाग गया। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फाइंड मी बिफोर ही डज। नीचे साइन था। ए आर। आर्यन की सांस रुक गई। ए आर, मेरे नाम के जैसे ही इनिशियल्स। नैना ने कहा, मतलब वो तेरे जैसा ही है। आर्यन बोला, या शायद मेरी जगह लेने आया है।
उन्होंने उस पत्र के साथ लगी लोकेशन स्कैन की। गोवा। रात होते ही दोनों वहां पहुंचे। समुद्र की लहरें टकरा रही थीं। हवा में नमक और रहस्य दोनों थे। पुराना चर्च, जिसके अंदर से मोमबत्ती की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही आर्यन अंदर गया, पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक आवाज आई, बहुत वक्त लग गया भाई। आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा। छाया से कोई बाहर आया। चेहरा हूबहू वैसा ही, जैसे आईने में खुद को देख रहा हो। तू। उसके होंठ सूखे। कौन है? सामने वाले ने मुस्कुराकर कहा, आर्यव। आर्यव राजवंश, तेरा जुड़वां। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तू जिंदा कैसे? आर्य बोला, क्योंकि मैं मरा ही नहीं था। मां ने हमें अलग किया ताकि ब्लैकवेल हमें दोनों को इस्तेमाल न कर सके। तू गरीबों की बस्ती में बड़ा हुआ, मैं महलों में। पर अब वक्त है उस विरासत को बांटने का जो खून से लिखी गई थी। आर्यन ने कहा, ताज किसी सौदे से नहीं बंटेगा। आर्य हंसा, तो चल देख लेते हैं किसमें ज्यादा राजवंश है। उसने अपने कोट की जेब से एक चिप निकाली। इसमें ब्लैकवेल की फाइल है, पर इसमें तेरे पिता की भी एक सच्चाई है जो तू सह नहीं पाएगा। आर्यन ने कहा, तू झूठ बोल रहा है। आर्य बोला, अगर झूठ है तो खोल ले और देख ले। आर्यन ने फाइल ली। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चला। विक्रम राजवंश किसी अंधेरे कमरे में खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटों में से कोई एक बुरा बन जाए तो दूसरे को तैयार रहना होगा उसे खत्म करने के लिए। वीडियो खत्म हुआ। आर्यन ने हैरानी से आर्यव की तरफ देखा। मतलब पापा को पता था? आर्यव ने कहा, हाँ, और उन्होंने तेरी नहीं, मेरी ट्रेनिंग की थी। मैं असली वारिस हूं आर्यन, तू तो बस उनकी चाल थी। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। तो अब तू ब्लैकवेल के साथ है? आर्यव मुस्कुराया। मैं उसके साथ नहीं, ऊपर हूं। उसने मुझे बनाया, लेकिन अब मैं उसका भी मालिक हूं। रेड क्राउन अब मेरे आदेश में है। आर्यन ने कहा, तू पागल है? तू अपने ही खून से लड़ाई करेगा? आर्यव ने ठंडी नजरों से कहा, अगर खून ही ताकत है तो सबसे पहले उसे आजमाना चाहिए। तभी बाहर धमाका हुआ और चर्च के दरवाजे उड़ गए। आर्यन गिर पड़ा और जब उसने ऊपर देखा, आर्यव गायब था। सिर्फ एक नोट बचा था, मीट मी इन इस्तांबुल। दिस वॉर इजंट बिटवीन अस, इट्स फॉर हु डिजर्व्स द क्राउन। आर्यन ने नैना की ओर देखा। अब ये खेल भाई बनाम भाई का है। एपिसोड 14। इस्तांबुल का मैदान। इस्तांबुल की हवा में कुछ पुरानी कहानियां और खून की बदबू थी। यूरोप और एशिया के बीच का वह शहर अब दो भाइयों के युद्ध की खुराक बन गया था। आर्यन के मुंह में अभी भी चर्च के नोट की कड़कती लाइन गूंज रही थी, मीट मी इन इस्तांबुल। दिस वॉर इजंट बिटवीन अस, इट्स फॉर हु डिजर्व्स द क्राउन। उसने नैना से कहा, इस्तांबुल पर जाना ही होगा। नैना ने सिर हिलाया। तू तैयार है कि यह लड़ाई अब घर से बाहर जाकर बिखरेगी? आर्यन ने जवाब दिया, जब सच का दायरा गर्म हो तो उसे किसी बॉर्डर में नहीं बांधा जा सकता। प्लेन उतरते ही दोनों ने देखा, इस्तांबुल की गलियां ज्यों की त्यों पुरानी और घनी थीं। उसका नक्शा, उसकी गलियां, सब कुछ छुपे हुए राजों से भरा। रात को उन्होंने पुराने पोर्टसाइड इलाके में एक छोटे होटल में ठहरना चुना। वहां के मालिक ने अजीब निगाहों से देखा और कहा, यहां पर लोग दो तरह आते हैं, अपने अतीत से और अपने दुश्मनों से। आर्यन ने सिर्फ कहा, हम दोनों ही यहां हैं। अगले दिन सुबह उसने चर्च में मिले नोट की लोकेशन खोली। एक पुरानी वैरागी लाइब्रेरी, जहां रात में छिपकर कोई मिलता था। लाइब्रेरी से निकलते हुए एक बूढ़ा माली धीरे से बोला, तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा था। अंदर झिलमिलाती मोमबत्तियों के बीच एक मेज थी और मेज पर एक फोटो रखा था। वही पुरानी फोटो जिसमें विक्रम, मीरा और एक तीसरा चेहरा था, जिसे कभी आर्यन ने गौर से नहीं देखा था। उस फोटो के नीचे एक छोटा रास्ता दिखाया गया था, टोपकापी डॉक, मिडनाइट। रात में दोनों वहां पहुंचे। हुकूमत की नींद से पहले बंदरगाह ठंडी और सुनसान थी। पानी पर चांद की चमक थी और किनारे पर तैलीय किनारों से उठती सूखी गंध। तभी हवा में कुछ हलचल हुई और एक पहचानती हुई आवाज आई, तू समय पर आया भाई। आर्यन ने पलटा और सामने वही छाया आई जिसने उसे हमेशा अर्ध यथार्थ में डुबोया था, आर्यव।
पर इस बार आर्यव के साथ एक और शख्स था। सफेद सूट में, चेहरे पर धूप की चमक, पर आंखों में वो वही शांत क्रूरता। सैमुअल नहीं, ये ब्लैकवेल का नया मोर्चा था। आर्यव मुस्कुराया। तू बहुत सीधे चलता है आर्यन, शायद गलती से। आर्यन ने कहा, तुझे अब रोकना होगा। आर्यव ने कहा, नहीं, रोकना अब तुम्हें होगा। तुमने अपना पुराना जीवन चुना, मैं नया नियम बनाऊंगा। ब्लैकवेल ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, दोनों तुम्हें आजमाएंगे, साहस और वफादारी, और जो टिका रहेगा वही ताज का अधिकारी बनेगा। तभी अंधेरे से गोली चली, एक तेज सी आवाज, और आर्यव झुका। नैना ने दौड़कर देखा तो वहां खून था, पर आर्यव का चेहरा खामोश था। उसने हाथ से अपने सूट को पकड़ा और कहा, निहारो नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। हवा में गंध बदल गई। अब यह सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रही, ये राजवंश के सूत्रों की आखिरी परीक्षा थी। आर्यन ने पूछा, किसने गोली चलाई? आर्यव ने ठंडी नजरों से कहा, किसी ने नहीं, ये खुद ब्लैकवेल की चाल है। वह चाहता है कि हम अपने बंधनों को तोड़ें। तभी बंदरगाह की दूर की रोशनी में एक परछाई आई, कैमरे की फ्लैश और साथ में आवाजें। इंटरनेशनल प्रेस, मिस्टर राजवंश स्पॉटिंग। आर्यन ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई अब सार्वजनिक हो चुकी है। ब्लैकवेल ने जानबूझकर उन्हें यहां बुलाया ताकि दुनिया उन्हें देखे और उन्हें अपनी नई कहानी में कैद कर दे। आर्यव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज भी वही गरीब लड़का लगते हो जिसने अपनी गलियों के अर्थ में ताकत समझी। पर ताकत को समझना है तो उसे लेना भी आना चाहिए। आर्यन ने कहा, ताकत लेना और बनाए रखना अलग बात है। तभी ब्लैकवेल ने निर्देश दिया, सिक्योर देम। 4 साइलेंट गार्ड्स निकले और दोनों ओर से घेरा कर लिया। आर्यन की सांस तेज हुई, पर नैना ने एक छोटी बोतल निकाली और उसे पास रखी। ये लोहे का एक छोटा गैस कंटेनर है, कैमरा ब्लाइंडर। जब मैं कहूं उसे फेंकना। मिनट बीतते गए और ब्लैकवेल ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने जो छोड़ गया वो खेल सिर्फ शुरू था। आज तुम दोनों को बताना है कि वसीयत सिर्फ नाम नहीं, शक्ति है। आर्यव ने अचानक कहा, चलो एक टेस्ट करते हैं, एक चुनौती। जो हमें थकाएगा उसे चलने दो, जो नहीं उसे ताज का पहला बेटा माना जाएगा। ब्लैकवेल ने हंसते हुए कहा, अग्री। अ स्मॉल गेम, इस्तांबुल्स ओल्ड बाजार, 2 AM, ब्रिंग द क्राउन टोकन, द वन योर फादर हिड। आर्यन के दिमाग में क्रिस क्रॉस सवाल उभरे। पापा ने क्या छिपाया था? क्या वह सच में ताज की एक भौतिक निशानी छोड़ गए थे? फिर अचानक किसी ने बाथरूम की तरफ से चिल्लाया, पुलिस रैट! चिल्लाहट के साथ सायरन बजी और पुलिस की टुकड़ियां दौड़ी। सब दौड़े हुए छूट गए। ब्लैकवेल ने अपनी टोपी गहरा करते हुए कहा, दिस हैज बिन फन, वी कंटिन्यू। वह और उसकी टीम गायब हो गए। लेकिन घटना ने बाजार को चौकन्ना कर दिया। आर्यन ने नैना की ओर देखा। यह सब अब खेल नहीं, ये जाल है। वह हमें दुनिया की आंखों के सामने खेल रहा है। नैना ने धीरे से कहा, पर अब हमारे पास रिस्पॉन्स है, हम भी दुनिया को बता सकते हैं। दोनों ने इस्तांबुल भीड़ में छिपते हुए एक पुरानी इमारत की छत पर चढ़कर देखा। नीचे बाजार की रोशनी ज्यों की त्यों थी और स्क्रीन पर कुछ लोकल चैनल ने दिखाना शुरू कर दिया। मिस्टीरियस राजवंश, ब्रदर्स, स्पॉटेड इन इस्तांबुल डॉक्स। आर्यन ने अपनी जेब से वही पेन ड्राइव निकाली जो आर्यव ने पहले दिखाई थी। उस पर लिखा था सिर्फ एक शब्द, ट्रुथ। उसने कहा, अगर इस पर है वो सबूत जो पापा के बारे में कहना था, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों उन्होंने हमें अलग किया। नैना ने सिर हिलाया। और क्यों? किसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया? तभी ऊपर से एक शॉट आया। किसी ने छत के किनारे पर एक रेड बैनर फेंका। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कैहुन का ताज कमिंग सून। बैनर के नीचे एक छोटा कैमरा टिकी हुई थी जो सीधे उनकी तरफ फीड कर रहा था। और उससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, स्क्रीन पर लाइव आई एक क्लिप, ब्लैकवेल की आवाज, वेलकम टू फाइनल ऑडिशन ब्रदर्स।